हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ लगातार। तो जैसा आपको पहले मैंने एक वीडियो बना कर दिया है जहाँ के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कक्षा 6 के पूरे किताब का जो संपूर्ण विश्लेषण में आप सबके सामने जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जिससे बन सकते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। और जैसा आपको मैंने एक वीडियो पहले बनाकर दिया है, वो कई सारे चैप्टर को उसमें इंक्लूड थे, लगभग अध्याय 4 तक मैंने उसमें बताया था आपको। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। जैसा आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इस बुक के ही सभी जो एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हो रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जो भारत के विभिन्न राज्यों के भोजन और त्यौहार के बारे में, और उनके जो उसके बाद पूरे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, और संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषा जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर मैं आपके सामने बात कर चुका हूं। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे अध्याय 4 के लेन देन का जो स्वरूप है, उसके कुछ पार्ट बचे हुए थे। जैसे मैंने आपको पहले 2 बताया था कि जो पैसे सामान देकर एक वस्तु से दूसरे वस्तु को खरीदने के लिए आप जो पैसों का सामान का लेन देन करते हैं, उस वैसे लेन देन की जो प्रणाली है उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। और जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए आप मुद्रा यानी रुपया पैसा खर्चा करते हैं, तो वैसे लेन देन को क्या कहते हैं, मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इससे कि आगे क्या कुछ है। तो आपकी स्क्रीन पर जैसा देख रहे हैं कि उससे आगे जो कुछ बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मुद्रा, वस्तु मुद्रा किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु को खरीदने में अनाज लेकर लिया जाए उसे हम वस्तु मुद्रा कहते हैं। उसके बाद दूसरा है कि सर्वप्रथम जो है वो लोहा और तांबे की और पीतल, सोना, चांदी आदि के धातुओं का मुद्रा का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर सवाल ये बन सकता है कि सर्वप्रथम जो है हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किन धातुओं का जो है सिक्का या मुद्रा बनाया गया। तो हमारे पास ये ऑप्शन हो सकते हैं। तो ऑप्शन का हमारे पास जवाब होगा कि लोहा होगा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, ये सभी जो धातु थे इनसे ही मुद्रा बनाए गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर इससे बनेगा तो देखें, भारत में सबसे पहले जो चांदी के सिक्के बनाए गए थे उनको शेरशाह सूरी ने चलाया था। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि सबसे पहले भारत में सिक्कों का प्रचलन किसके दौर में शुरू हुआ। तो यहाँ पर हम आसानी से बता सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने सिक्कों का प्रचलन चलाया और उसका नाम उन्होंने ही रुपया दिया था। तो अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए कि भारत में जो रुपया चलता है उसको नामकरण उसका किसने किया, तो शेरशाह सूरी ने। तो ये सवाल, कई सारे सवाल इससे बनते हैं दोस्तों। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ जिससे कि आप कई सारे सवाल बना सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के कौन से सिक्के बने थे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कहेंगे चांदी के सिक्के। अगर उससे पहले वाला जो सवाल है उससे पूछा जा सकता है कि भारत में जो धातुओं से मुद्रा बनाई गई वो सबसे पहले किन धातुओं से बनाई गई, तो वहाँ पर हमारा जवाब हो सकता है लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी। और अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के कब बनाए गए, तो उनके बारे में हम शेरशाह सूरी के बारे में कह सकते हैं। और मुद्रा को यानी रुपया पैसा नाम किसने दिया, तो वहाँ पर याद हम रख रहे हैं कि शेरशाह सूरी ने। तो देखिए अब उसके बाद आगे है कि भारत में जो है रुपया छपाने या जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है। अब ये याद रखना है कि हमको कि भारतीय जो रुपया है उसको जारी करने या छपवाने का अधिकार किसको है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को इसका अधिकार है, उसके अलावा और किसी को नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि डेबिट कार्ड, एटीएम, इसको प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कि प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पर एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्लास्टिक मुद्रा। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अध्याय 5 में चलते हैं। अध्याय 5 में है हमारी सरकार। तो हमारी सरकार में क्या खास इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला जो होता है, सरकार 3 तरह के होते हैं,
एक होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार, तीसरा होता है स्थानीय सरकार। इन तीन तरह की सरकार होती है। तो चलिए सबसे यहाँ पर जो हमारे किताब में दिया हुआ है उसी सब पॉइंट से जोड़कर मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले देखिए, केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। मालूम तो सबको है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर रिवीजन हो जाता है तो उससे हमें एग्ज़ाम में बहुत आसानी होती है। जिसमें केंद्र का सीधा सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे कि चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, ये सभी जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ख़ास करके जम्मू और कश्मीर जो है ये नया बना है ये कुछ दिनों पहले। उसके बाद आगे बढ़ें तो किताब में ये नहीं है, जम्मू कश्मीर दिल्ली का नाम नहीं है। किताब में जो है सिर्फ चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिया हुआ है बस। उसके बाद आगे चलेंगे तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। जनता के वोट से जो चुनी जाती है वैसी सरकार को हम कौन सी सरकार कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार। उसके बाद और एक राजतंत्र होता है, लोकतंत्र और राजतंत्र। राजतंत्र हम किसको कहते हैं, राजतंत्र वैसे शासन को कहते हैं जहाँ पर राजा की जो सारे अधिकार हैं वो राजा के निहित होते हैं, यानी किसी राजा के हाथ में सारे अधिकार होते हैं। तो वैसे क्या कहते हैं शासन को हम राजतंत्र कहते हैं। तो ये 5 जो हमारी जो सरकार है, यानी अध्याय 5 के इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी हैं, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी 1931 में यंग इंडिया पत्रिका निकाला था। उसके माध्यम से कहा था कि सिर्फ अमीर को ही वोट देने का अधिकार होना नाइंसाफ़ी है। उस वक्त क्या था 1931 में से पहले कि ये कहा गया कि अमीरों को वोट देने का अधिकार होगा, गरीब वोट नहीं देंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने एक अखबार था यंग इंडिया पत्रिका, इसके माध्यम से कहा कि नहीं, सिर्फ अमीरों को वोट देने का अधिकार को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत सबका है तो सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जो कि यहाँ पर सवाल बन सकता है कि महात्मा गांधी के जो यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने जो लेख लिखा था या कहा था, उसके माध्यम से जो वोट देने के अधिकार के बारे में कहा था, तो किस साल में कहा था, 1931 बन सकता है। तो ये कई सारे सवाल इसमें बन सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले दुनिया में किस देशों ने दिया और कब कब दिया, तो उसके बारे में किताब में है, तो इसलिए मैं उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ कर लेकर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहीं भी नहीं था। 1902 में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। उसके बाद 1920 में अमेरिका ने उसको वोट देने का अधिकार दिया। 1928 में इंग्लैंड ने वोट देने का अधिकार दिया। उसके बाद फ्रांस ने, भारत ने, इटली ने, जापान जैसे बहुत सारे देशों ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और उसको प्राप्त हुआ। तो ये बड़ी बात थी कि यहाँ पर कई सारे सवाल बन सकते हैं कि सबसे पहला महिलाओं को अधिकार देने का दिया किस देश ने दिया, वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया, तो वो याद रहना चाहिए हम कि 1902 में ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद आगे बढ़े तो ग्राम पंचायत को जो बचाने के लिए किसी भी उसी में हमारी स्थानीय सरकार में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी ग्राम पंचायत को बनाने के लिए उसमें कितने वोटरों की संख्या कम से कम चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 7,000 कम से कम वोटर चाहिए और उससे अधिक होना चाहिए जिससे एक ग्राम पंचायत बन सके। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ होता है कि एक ग्राम पंचायत में तो 2 लोग होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। एक तो मुखिया होता है, मुखिया के बाद मुखिया तो जनप्रतिनिधि होता है, क्योंकि वो वोट से चुनकर आता है, जो जनता वोट देती है उससे वो मुखिया बन के आता है। लेकिन उसके अंदर एक क्या सरकारी कर्मी होता है जो सभी कार्यों को देखते हैं सरकार की तरफ से, उनको कहा जाता है सचिव। सचिव को जो है वो जनता नहीं चुनती है, उसको सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसको हमारे यहाँ बिहार में पंचायत सचिव कहा जाता है। उसके बाद एक कानून भारत सरकार की तरफ से बनाई गई, उस कानून को कहा जाता है हिंदू अधिनियम धारा 2005। इससे पहले भारत के अंदर हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उसमें संपत्ति का जब बंटवारा होता था तो संपत्ति के बंटवारे में बेटियों का कोई हिस्सा नहीं हुआ करता था या लोग नहीं दिया करते थे। लेकिन उसके बाद जब इस तरह के बातें सामने आने लगी
तो बिहार माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये दखल दिया गया और भारत में एक कानून बनाया गया जो कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 इसको नाम दिया गया। और इसमें जो है भारत की बेटियों को, खास करके हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को, उनकी बेटियों को और बेटियों को, माँ को, सबको ज़मीन का हिस्सा या उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना शुरू हुआ। उससे पहले भारत के जो कानून में ऐसा कानून नहीं था। अक्सर महिलाओं को या उसकी बहनों को उसका हिस्सा नहीं दिया जाता था। उसके बाद बिहार के पटना में, अब हम यहाँ पर सवाल है कि बिहार का जो पटना में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई, वो कब से साल में की गई? 1952 में। तो अगर हमसे यहाँ सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार में नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कब हुई, तो 1952 में की गई। तो यहाँ पर दोस्तों पटना के नगर निगम के बारे में काफ़ी सारी जानकारी किताब में दी गई है। तो यहाँ पर जो है टोटल 72 वार्ड हैं और वार्ड में जो जनता द्वारा चुने जाते हैं उसको वार्ड काउंसलर कहा जाता है। जैसा कि अगर गांव देहात में देखेंगे जहाँ पंचायत में, तो वहाँ पर वार्ड सदस्य बोला जाता है, लेकिन अगर नगर निगम में जाएंगे तो वहाँ पर उसको वार्ड काउंसलर या पार्षद कहा जाता है, जिनके 5 साल की कार्यकाल होती है, उनकी भी वो 5 साल वो भी रहते हैं। तो उसके बाद सदस्यों द्वारा जो चुना जाता है, एक महापौर और एक उप महापौर होता है। जो वार्ड काउंसलर होते हैं उनके द्वारा वोट दिया जाता है और उसमें महापौर और उप महापौर होते हैं। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर सरकारी बॉडी जो होती है, ये सभी तो जनता द्वारा चुने जाते हैं। वार्ड काउंसलर या महापौर या उप महापौर, ये सभी जनता द्वारा चुने जाते हैं। यानी ये तो महापौर और उप महापौर जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधि जो होते हैं, यानी वार्ड काउंसलर या पार्षद, उनके द्वारा महापौर चुना जाता है। उसके बाद उसके अंदर काम करने के लिए सरकार की एक बॉडी होती है जिसको नगर आयुक्त कहा जाता है, जो बिहार सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से वहाँ पर नियुक्त अफसर को ही नगर आयुक्त कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे लगभग इस किताब के, जो मैं आपके लिए लेकर आया था, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं 2 वीडियो में लेकर आप सबके सामने आ चुका हूँ। तो दोस्तों क्लास 6 में और कुछ खास करके है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो बच गया है वो भी आपको मैं इस वीडियो में ही बता देता हूँ। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कई बार ये हम बहुत सरल एग्ज़ाम कह रहे हैं इसको, या सरकार कह रही है कि हम बहुत छोटा सा एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन इसमें कई सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं जिससे हमको फंसा सकता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यात्रा संकेत इसी क्लास में है, इसलिए मैं आपको इसमें थोड़ा दिखा देता हूँ, जैसे कि आप अगर एक बार नज़र डाल देंगे तो आपको आसानी होगी। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर जैसे यात्रा संकेत है कि अगर कोई लाल बत्ती दिखाएगा, इस तरह का संकेत जो आपके सामने है ये दिखेगा, तो अब इसका मतलब है कि रुकना है, यानी स्टॉप हो जाना है। उसके बाद अगर इस तरह का सिंबल रहेगा, इसका मतलब ये जेब्रा क्रॉसिंग का सिंबल है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इस तरह का सिंबल अगर रहेगा तो यहाँ पर दिया है कि जेब्रा यानी दाहिने पार्किंग है। यहाँ पर इस तरह का सिंबल अगर बना रहेगा तो आपको वहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया रहेगा कि दाएं पार्किंग, बाईं पार्किंग, या जहाँ भी आपको ऑप्शन 4 तरह का दिया रहेगा तो वहाँ पर आपको इस तरह का पी और ऐसा तीर बना रहेगा तो आपको दाहिना पार्किंग बताना है। अगर हॉर्न निषेध रहेगा, इस तरह का सिंबल बना रहेगा आपको क्वेश्चन में और वहाँ पर लिखा रहेगा कि इसको क्या कहते हैं, तो हॉर्न निषेध कहते हैं। तो एक बार इसको देख लें। और अस्पताल का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। अस्पताल में एक प्लस का चिन्ह होगा और नीचे एक छोटा सा बेड होगा और क्या कहते हैं, इसको अस्पताल का चिन्ह है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये स्वास्थ्य केंद्र, माफ़ कीजिएगा, प्राथमिक उपचार केंद्र, अगर इस तरह का सिंबल आपका बना रहेगा सिर्फ प्लस वाला, बड़ा सा प्लस, तो यानी प्राथमिक उपचार केंद्र ये है। फर्स्ट एड पोस्ट, तो ये इस तरह के अगर आपको कोई सिंबल से जुड़ा हुआ सवाल पूछेगा तो आपको इसको आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो आगे भी है, कुछ आगे है कि आपको प्रवेश निषेध है, यानी इस तरह का सिंबल अगर बना रहेगा तो इसका मतलब है कि वहाँ प्रवेश निषेध है। और इस तरह का सिंबल अगर बना रहेगा तो इसका मतलब हॉर्न बजाना अनिवार्य है। ये अक्सर मोर वगैरह पे होता है, इस तरह का सिंबल, जहाँ के आप मोर होता है उस तरह पर, और कहीं पर इस तरह का फ़ोटो आपको बना होगा और वहाँ पर लिखा होगा कि पार्क निषेध, या फ़ोटो सिर्फ बना होता है, कुछ लिखा नहीं होता है, तो इसका मतलब वहाँ आपको पार्किंग करना मना है। उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर है क्या कहते हैं, पद यात्री निषेध,
यानी पैदल यात्री कोई भी इधर नहीं जा सकते हैं। इस तरह का सिंबल अगर बना रहेगा और हमको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है तो पद यात्री निषेध हमको उस ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद जहाँ पर इस तरह का निशान रहेगा तो वहाँ पर हमको साइकिल क्रॉसिंग का ध्यान रखना है कि यहाँ साइकिल क्रॉसिंग है, और आगे है कि आगे इस तरह का अगर चित्र बना रहेगा इसका मतलब आगे स्कूल है। इस तरह के चित्र को देखकर हमको ये समझना है। तो जैसा आप देख रहे होंगे आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। जैसे देखिए कि निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपको रहने वाला है। हो सकता है कि अगर आपको पूछ ले कि निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है, तो रुकें, पार्किंग के निषेध, या आगे अस्पताल है, क्या चिन्ह दर्शाता है। फिर दूसरा दिया है निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है पैदल यात्रा क्रॉसिंग, पैदल यात्रा प्रवेश कर सकते हैं, पैदल यात्रा निषेध, ये क्या क्या दर्शाता है। इसी तरह देख रहे हैं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं जैसा आपको मैंने बताया। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपसे हो सकता है कि सक्षमता परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लें, तो एक बार आप इस पर नज़र जरूर डाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इतना ही आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि 6 क्लास का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है वो बुक थी उसका लगभग सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आ चुका है। तो अब मैं 7 क्लास का यही वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। 7 क्लास का जो भी सोशल साइंस का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं अंडरलाइन करके अपने हाथ से बनाकर आपके लिए लेकर आता हूं, तो उसको लेकर आऊँगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह का जो मटेरियल आप लगातार पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा, या मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूँगा, आप उसमें से अपना PDF फ्री में मंगा सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही साथ मेरा एकरा एजुकेशन अड्डा के नाम से ही एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें अगर आप जुड़ जाएंगे तो आप उसमें PDF में फ्री में डालता रहूँगा, आप आसानी से इसको पढ़ेंगे भी, वीडियो भी देखेंगे और साथ ही साथ उसको पढ़ेंगे तो आपको शायद ज़्यादा फ़ायदा हो। चलो दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो को बंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।